उस नोक को कुछ नहीं बोल पाती है। नोक को रोज का हाथ पकड़े देखकर आरफ हैरान हो गया होता है। तभी वे पीछे हटकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? रोज अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, नोक परेशान करना बंद करो। लॉर्ड आरफ, मैं आपको अपने दूतों से परिचित करवाती हूँ, बोलकर वे अपने मैजिक स्पेस खोलती है और उसमें से स्केलेटन बुलाती है और वे सभी स्केलेटन बाहर आ गए होते हैं, जिसे देखकर आरफ बोलते हैं, हे भगवान। फिर वे खुश होकर बोलते हैं, ये तो बेहतरीन करियर है, कंपनियां शुरू होंगी जिसका आपने जिक्र किया था, मुझे उन्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर वे सोचते हुए बोलते हैं, लेकिन उन्हें कवच तो दिलाना ही चाहिए, इनसे न केवल उनकी पहचान छुपेगी बल्कि वे खुद को ताकतवर दिखा सकेंगे, इससे उन्हें सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाने में मदद मिलेगी। मैं जागिर में लौटते ही एक लोहार की तलाश करूंगा, हम आपकी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोहार को भी चुप करा सकते हैं। आरफ तो बस लगातार बोले जा रहा होता है। रोज बोलती है, लॉर्ड आरफ, आपको जरा भी हैरानी नहीं हुई? आरफ बोलता है, ऐसा इसलिए, लीबा में काफी मात्रा में प्राचीन कलाकृतियां दबी हुई हैं, उनमें से मैंने कंकाल के बारे में भी पढ़ा है। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो उनके बारे में पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। बेशक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें यहाँ देख पाऊंगा। ये सुन के रोज बोलती है, अच्छा ऐसा है? आरफ बोलता है, हाँ, उन्हें असल जिंदगी में देखना वाकई रोमांचक है। बस आरफ के बारे में सोचती है, बाहर से बचकाना और मासूम दिख सकता है, लेकिन उसकी पुतली और उसका दिमाग असाधारण है। ये जन्म से ही बिजनेसमैन था। यह सोचकर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, आरफ, क्योंकि यह बिजनेस का विचार आपका था, कोई इसकी निगरानी करनी होगी, मैं केवल पैसे उपलब्ध कराऊंगा और एक शांत भागीदार बना रहूंगा। अगर आप इस बिजनेस को लाभदायक बनाने में सक्षम हैं, मैं इन पर अपनी कमान आपको सौंप दूंगा। ये सुन के आरफ बोलता है, मैं आपकी दिखाई गई दया और विश्वास का पूरा प्रतिफल जरूर दूंगा। हमें जागीर में वापस जाना चाहिए, वहाँ बहुत सारा काम करना बाकी है। रोज बोलती है, सही है, बोलकर वे वहाँ से जाते हुए सोचती है, हम लगभग तैयार हैं, अब मुझे इससे निपटना होगा। वे ऊपर जाते हुए योरा और हाई प्रीस्ट के बारे में सोचती है, जो इस वक्त हिज होलीनेस बन गया है। वे मन में ही बोलती है, ये दोनों। सीन चेंज होके पोप के समारोह से एक दिन पहले जाता है। होली लैंड में तीन लोग जो एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। हम देखते हैं विवियन, रोज और नोक होते हैं। रोज विवियन को धन्यवाद बोलती है अपने साथ लाने के लिए। विवियन हंसते हुए बोलती है, परिवार में एक प्रतिभाशाली जादूगर होना अच्छा होता है। यह बोलकर वे अपने भाई के बारे में सोचती है, जो किसी राक्षस की तरह दिख रहा होता है। विवियन सोचते हुए बोलती है, हालांकि हमारे वाले का स्वभाव बहुत ही खराब है। ये सुनकर रोज को समझ आ जाता है वह किस बारे में बात कर रही है। विवियन बोलती है, अगर आप मेरे जादू घराने में शामिल नहीं हो पाए, वह तुम्हें निश्चित रूप से कहीं और भेज देगा। मुझे समझ नहीं आता कि वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। रोज अपना हाथ अपने बालों की तरफ करते हुए बोलते है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन तभी उसकी नजर एम्परर पर जाती है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे होते हैं। वह तीनों कमरे में आ गए होते हैं। विवियन सोफे पे लेटते हुए बोलती है, मुझे पता है पवित्र भूमि के लिए ही पूरा नहीं है। रोज बोलती है, विवियन, योर मैजेस्टी भी यहाँ है। विवियन बोलती है, परवाह किसे है? यहाँ तक कि योर मैजेस्टी भी हंस रहे हैं। रोज हार मानते हुए बोलती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी एम्परर आते हुए बोलते, रोजेंटा। रोज एम्परर की तरफ पलट कर देखती है। एम्परर बोलते, धन्यवाद। रोज बोलती, क्या? लेकिन तभी वह कुछ सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जल्दी से खड़े होकर चिल्लाते हुए बोलती है, दवा ने असर किया। एम्परर भी बस अपना सर हाँ में हिला देते हैं। ये सुन के रोज और विवियन खुश हो जाती हैं। विवियन बोलती है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। एम्परर बोलते हैं, अब मैं उसके लिए पागल नहीं हो रहा। अब मुझे घुटन कम महसूस होती है, क्योंकि मेरा शरीर अब उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अपना हाथ रोज की तरफ करते हुए बोलते, रोजेंटा, और उसके करीब आते हुए बोलते, मैं तुम्हें दिलासा देना चाहता था, यह सब संभालना आपके लिए काफी मुश्किल रहा होगा। मुझे पता है कि तुम रोए नहीं थे या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कभी आंसू बहाए बिना भी तसल्ली की जरूरत होती है। यह सुन के रोज बोलती, योर मैजेस्टी। विवियन आगे बढ़ते हुए बोलती, वह सही है रोजेंटा, आप ही हमारे बीच का संपर्क सूत्र हैं। और वह तीनों एक साथ बहुत ही प्यारे दिख रहे होते हैं। एम्परर बोलते हैं, ये मत भूलना कि अगर तुम गिर गए तो हमारे लिए इससे बड़ा दुख कुछ और नहीं हो सकता। रोज एम्परर को देख रही होती है। विवियन बोलते, रोजेंटा, तुम हमारे अच्छे दोस्त हो। क्या आपको पता है मैं तुम पर कितना निर्भर हूँ? मुझे योर मैजेस्टी के ना होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। एम्परर बोलते, विवियन, ये सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई कि तुम मेरे बारे में इतना कम सोचती हो। विवियन और एम्परर को इस तरह बात करता देख रोज मुस्कुराने लगती है। तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है। हम देखते हुए योरा होते हुए बोलती, योर मैजेस्टी, क्या आप अंदर हैं? ये बोलकर योरा दरवाजे को देखने लगती है। तभी विवियन कमरे के बाहर निकलती है। योरा कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन विवियन योरा को देखकर वहाँ से जाते हुए बोलते, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे तो अंदर जा सकती हैं। ये सुनकर तो शांति छा जाती है। तभी विवियन पलट कर मुस्कुराते हुए बोलती है, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, योर मैजेस्टी। योरा का तो ये सुनकर मुंह ही बन गया होता है। वे वहाँ से जाते हुए सोचते, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वह जल्दी से हाई प्रीस्ट के पास आ जाती है। हाई प्रीस्ट बोलते हैं, संत, मैंने आपको नहीं बताया कि बिना बताए आने से दिक्कत होगी। अब मुझे अपनी सार्वजनिक छवि के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। योरा चिल्लाते हुए बोलती है, निर्दयी एम्परर। हाई प्रीस्ट बोलते, माफ करें। योरा चिल्लाते हुए बोलती है, आपने जाने से पहले मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। नहीं, दरअसल वह दिन पर दिन और भी ठंडा होता जा रहा है। ये सुन के हाई प्रीस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बोलते, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन अपनी शक्तियों को कोई असर न होता देख मन में सोचते, मेरी शक्तियाँ अवशोषित नहीं हो रही है। वे जल्दी से योरा का कंधा पकड़कर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुमने आखिर क्या कर दिया है? योरा बोलती है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अगर तुमने ठीक से आशीर्वाद दिया होता
हाई प्रीस्ट चिल्लाते हुए बोलते कुछ भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं थी। ये बोलकर वे चुप हो जाते हैं। वे वहाँ से अपने कमरे में जाते हुए बोलते हैं मैं कुछ देर के लिए अपने विचार को इकट्ठा करने के लिए समय लूंगा। तो चिल्लाते हुए बोलती क्या पोनीटेल, और वह उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। हाई प्रीस्ट गुस्से से टेबल पे मुक्का मारते हुए बोलते हैं इस दिक्कत का समाधान केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, मुझे एक बार पत्र उसे लिखकर भेजना होगा। दूसरी तरफ कमरा खाली हो गया होता है। रोज वहाँ से जाते हुए बोलती है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। नॉक जो इस वक्त रेलिंग पे बैठा हुआ होता है वह रोज की तरफ देखता है और वहाँ से खड़ा होते हुए बोलता है अपने अपने दोस्त के साथ अच्छा समय बिताया, मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाने के बाद। रोज बोलते क्या विवियन और योर मैजेस्टी को मेरे साथ देखकर आपको परेशानी होती है। नॉक बोलता है अगर तुम मुझे पहले ही पट्टा पहना देती तो मैं ठीक होता। रोज अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है आप जानते हैं कि शरीर पे लगे श्राप समय के साथ विषैले हो जाते हैं, फिर भी आप ऐसा श्राप क्यों चाहते हैं। जो मुझ में रुचि रखता है मैं उसे कैसे पीड़ा पहुंचा सकता हूँ। नॉक रोज की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मेरे गुरु हमेशा मुझसे यही कहते थे, और वह रोज का हाथ पकड़ के अपने सीने पे रखते हुए बोलता है अगर ये आपकी तरफ से आ रहा है मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगा, चाहे वह जहरी क्यों ना हो। ये बोलते हुए नॉक मुस्कुरा रहा होता है। तो उसके हाथ पे मारते हुए बोलती है नॉक ये बहुत ही बुरा व्यवहार होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं इससे कम कुछ नहीं। और वह अपनी टाई खोलते हुए बोलती है लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। ये बोलकर वह नॉक को अपनी टाई दे देती है। नॉक अपने हाथ में पकड़े हुए टाई को देख रहा होता है। वह बोलती है क्योंकि मैंने आपको वह दे दिया जो आपने मांगा था। सुन के नॉक रोज को देखता है। वह बोलती मुझे उम्मीद है कि आप ठीक से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। ये सुन के नॉक मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ ड्यूक। दूसरी तरफ मैरीगोल्ड स्टेट में अलेक्जेंडर कॉरिडोर में चलते हुए सोचता है मुझे वह घटिया प्रस्ताव कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे ये पता ना चला होता कि कोई विवियन के कमरे में घुसा है। वह चिल्लाते हुए बोलता है धिक्कार है, जो भी हो उसे अपने दिन गिनने चाहिए। लेकिन तभी वह चलते हुए अचानक रुक जाता है। सामने एक भेड़िए की मूर्ति होती है। उसे देखकर वह मन में कहता है भेड़िया जिस कमीने ने मुझ पर हमला किया उसने भेड़िए का मुखौटा पहन रखा था। लेकिन तभी वह कुछ याद करके हैरान हो जाता है जो उस समय जादुई टावर में घटना हुई थी। क्या होगा अगर वह यही कमीना होगा जो उस समय बच निकला था। एस्टेल हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल में प्रवेश न कर पाने के कारण वह घटना जिसमें ड्यूक का कोट विवियन के कमरे से चोरी हो गया था और मुझ पर हमला हुआ था, इन सभी घटनाओं से जुड़ने वाला एक व्यक्ति है ड्यूक रोजेंटा एस्टेल। वह मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे समझ आ गया है। मुझे हैरानी है कि उसका इससे क्या रिश्ता है। सीन होली लैंड का होता है। उत्तराधिकार समारोह के दिन पोनीटेल प्रार्थना कर रहा होता है। रोज उसे देखते हुए सोचती है कितना मजेदार है। हेलियोस सम्राट का सिंहासन है। लूज की मूर्ति के ठीक नीचे क्या वे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सम्राट देवी के नीचे है। तभी कोई फुसफुसाते हुए बोलता है देखो ये तो संत है, इतनी शालीनता और नरमी। बाद में हमें उनसे मिलने का मौका मिलेगा। रोज यूरो को देखते हुए सोचती है वह संतों में अधिक रुचि रखती है, यहाँ तक कि पोप के उत्तराधिकार समारोह में भी मुझे एक बार फिर याद दिलाया गया कि यह दुनिया विशेष रूप से मेरे लिए बनाई गई थी, फीमेल लीड की भूमिका के लिए। कुछ देर बाद समारोह खत्म हो गया होता है। वह चारों बाहर आ गए होते हैं। विवियन बोलती है एम्परर आप तुरंत साम्राज्य लौटेंगे। एम्परर बोलते हैं हाँ। ये सुन के विवियन एम्परर के करीब आकर मुस्कुराते हुए यूरो को देख रही होती है। वह एम्परर के कंधे पे हाथ रखती है। इसे देख यूरो चिढ़ जाती है। वह बोलते हैं क्या मुझे और ड्यूक को क्या अपनी यात्रा में शामिल होने की अनुमति देंगे। एम्परर बोलते हैं हाँ। ये सुन के यूरो गुस्से से कांपने लगती है। भी एम्परर यूरो की तरफ देखकर बोलते सेंटेस। यूरो हैरान होकर बोलती हाँ योर मैजेस्टी। एम्परर मुस्कुराते हुए बोलते मैं ड्यूक और लेडी के साथ जादुई घेरे से होते हुए महल वापस जाऊंगा, इसलिए हमें देरी हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ आ गया होगा। यूरो बोलती योर मैजेस्टी आपने बिना पहले बताए अपनी यात्रा में देरी कैसे कर दी। आप एम्परर ऐसे तुच्छ कारणों में समय बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। यह सुनकर विवियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रोज उसे शांत होने के लिए बोल रही होती है। एम्परर बोलता है सेंटेस। यूरो मुस्कुराते हुए बोलती मेरा मतलब था कि आपका समय बहुत ही कीमती है योर मैजेस्टी। अगर मैंने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाया तो मैं माफी मांगती हूँ। बोलते हुए एम्परर के करीब जा रही होती है। एम्परर घबराते हुए पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी वे अपनी आंखें बंद करके अपने आप को शांत करते हुए यूरो से बोलते नहीं आपने मुझे नाराज नहीं किया। यह बोल करके वह रोज और विवियन की तरफ देखते हैं जिनकी नजर उन्हीं पे होती है। ये देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं बहुत देर से फैसले लेने की गलती मेरी ही है। रोज सोचते क्या उसने जानबूझकर मेरी तरफ देखा, यह एंटीडोट काम कर रहा है। यूरो उन तीनों को एक साथ देखकर उसका तो चेहरा काला पड़ गया होता है और वह गुस्से से उन्हें घूर रही होती है और अपने हाथों की मुट्ठी जो इतनी तेज बंद कर रखी होती है। कुछ दिनों बाद एस्टेल स्टेट कौवे आसमान में उड़ रहे होते हैं और एक कौवा पेड़ पे बैठकर देख रहा होता है। रोज टेबल पे बैठ के पत्र देखते हुए बोलती है तो ये सभी पत्र ये संदेश एना और एमा के बीच गुप्त तरीके से भेजे गए थे। दूसरी तरफ यूरो बेड पे बैठकर अपना सर पकड़ के चिल्लाते हुए बोलती है आखिर और मैजेस्टी इतने ठंडे क्यों हो गए हैं, मैंने क्या गलत किया। ये बहुत ही अजीब है। वह उन तीनों को याद करती है। एम्परर मुस्कुराते हुए रोज को देख रहे होते हैं। ये याद करके यूरो अपने नाखूनों को चबाते हुए बोलती है मुझे इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। पोनीटेल की योजना लेकर वापस आएगा। जो योर मैजेस्टी के करीब जाने के तरीके खोजने चाहिए। हाँ उस आदमी ने मुझे ये बात बताई थी जब मैं पहली बार इस दुनिया में आई थी। मैं इस साम्राज्य में सबसे ज्यादा तारीफ और प्रिय बनने के लिए नियत हूँ।
मैं साम्राज्य का प्रकाश बनूंगी। मैं योर मेजेस्टी के सेवकों को रिश्वत देकर शुरुआत करूंगी और मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में कर लूंगी और फिर मैं योर मेजेस्टी के शेड्यूल के बारे में पता करूंगी। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और 3 नौकरानियों से देखकर घबरा गई होती है। योरा घबराते हुए पूछती है, आप सब मेरे कमरे के सामने क्या कर रही हैं? काले बाल वाली नौकरानी हंसते हुए बोलती है, हम सफाई करते हुए बस यहाँ से गुजर रहे थे। आगे वाली लड़की बोलती, हाँ हमें माफ करें, अब हम चलते हैं। ये बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। योरा जल्दी से आगे बढ़ती है रोकने के लिए, लेकिन वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और वह बस होने जाता हुआ देखती रह जाती है। दूसरी तरफ ऐना घबराते हुए बोलती, मैंने ऐसा नहीं किया। यह सब तब हुआ जब अचानक एक भयानक तूफान आ गया। हेड बटलर चिल्लाते हुए बोलते, क्या बकवास कर रही हो? हर मौसम बिल्कुल साफ होने पर वो वंडर कैसे आ सकता है? ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। ऐना घबराते हुए बोलती, मैं सच बोल रही हूँ। तभी रोज आते हुए बोलती, ये सब हंगामा किस बात का है? रोज को देखकर ऐना चिल्लाते हुए बोलती, योर ग्रेस। रोज चारों तरफ देखते हुए बोलती है, कमरे में क्या हुआ? ऐना बोलती है, मैंने कुछ समय पहले इन दस्तावेजों को व्यवस्थित करना पूरा किया है। ये सुन के रोज गुस्से से बोलती है, हाँ क्या हुआ, कोई बेहतर तरीके से समझाइए। ऐना रोज का हाथ पकड़ते हुए बोलती, योर ग्रेस मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। एडम सारा दोष मुझ पर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेज हवा का झोंका आया और ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। ये सुन के रोज गुस्से से बोलती है, ऐना उसका हाथ झटक बोलती है, अगर तुमने सच बताया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता। ऐना बोलती है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सच में मुझे निकालने जा रहे हैं? तुम जानते हो मेरे बिना तुम्हारा जीवन कितना कठिन होगा। रोज अपने हाथ को झाड़ते हुए बोलती, कठिन? तुम झूठ बोलने का सिलसिला जारी रखोगे? ऐना घबराते हुए बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? रोज उसकी तरफ देखते हुए बोलती, ये तरीका काम नहीं करेगा। जब तक मैं तुम्हें दोबारा ना बुलाऊं तुम अपने घर वापस चले जाओ। सुन के ऐना घबराते हुए बोलती, रुको। यह बोलकर वह अपना सर झुका लेती है। कुछ देर बाद ऐना अपना बैग लेकर महल के बाहर आ गई होती है और वह पलटकर खिड़की की तरफ देखती है जहाँ से रोज उसे जाते हुए देख रही होती है। ये देखकर वह अपनी खिड़की को ढक देती है। ऐना अभी भी खिड़की की तरफ देख रही होती है। नो बोलता है, क्या आपको उसे दूर भेजने का पछतावा है? रोज कुर्सी पे बैठते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं। वह अपना ड्रॉर खोलती बोलती है, अगर मुझे सही से याद है तो ऐना को फूलों से एलर्जी थी। वह डॉक्यूमेंट को देखते हुए बोलती है, लेकिन वह फूलों के बगीचे की देखभाल करने की बात कर रही है। वह मुझसे जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इस स्थिति में ऐना को विदा करना सही निर्णय है। उसको परेशान देखकर नौक अपना हाथ रोज के हाथ पे रखता है। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं उसके ना रहने की भरपाई करने के लिए और भी अधिक मेहनत करूंगा। मैं और भी अच्छा बटलर बनूंगा। बोलकर वह रोज का हाथ अपने चेहरे पे रखते हुए बोलता है, मैं आपके पट्टे के लिए बिल्कुल सही बन जाऊंगा, कृपया मुझ पर भरोसा करें। रोज बोलते, तुम उस पट्टे वाली बात को लेकर इतना क्यों अड़े हो? तभी कोई चिल्लाते हुए बोलते, वह किस बारे में बात कर रहा है? चिल्लाने की आवाज सुनकर वह दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर एम्परर विवियन अलेक्जेंडर होते हैं। तो उन दोनों को एक साथ देखकर शर्मा रही होती है। बेचारे अलेक्जेंडर की तो हवाई ही निकल गई होती है। एम्परर बोलते, कौन सा पट्टा? कुछ देर बाद हम देखते हैं एम्परर बोलते हैं, तो डूक एस्ट्रेल आप पहले ये समझाकर शुरुआत क्यों नहीं करते कि हम किस स्थिति में आ गए हैं? ये सुन के रोज अपना गला साफ करके बोलती है, यह पट्टा है हमारे श्रेष्ठ कर्मचारी रिश्ते का बताने का नौक का अनोखा तरीका है। यह बताते हुए रोज मुस्कुरा रही होती है। एम्परर बोलते हैं, मुझे काफी समय से ऐसा महसूस हो रहा है। वह नौक को देखते हुए बोलते हैं, लेकिन आप वाकई एक अनोखे बटलर है। ये सुन के नौक मुस्कुरा रहा होता है, इतने विचित्र कि मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप वास्तविकता में कौन है। विन बोलते, रिश्तों को बताने का ये वाकई एक अनोखा तरीका है। अलेक्जेंडर बोलते, सचमुच ये कहने का काफी अच्छा तरीका है। इस तरह उसने अपने गले में स्कार्फ लपेटा हुआ उसे देखते हुए वह खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोलता है, भेड़िया बेहतर रहेगा। ये सुन के नौक और रोज चौकन्ने हो जाते हैं। चाय का कप नीचे रखते हुए बोलती है, एक भेड़िया माय लॉर्ड। पट्टे का जिक्र सुन के आपकी कल्पना बेकाबू हो गई है। अलेक्जेंडर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो फिर आपकी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जिस तरह से आप दोनों ने प्रतिक्रिया दी ऐसा लग रहा था कि मानो आप दोनों अपराध बोध हो रहे हैं। तभी विवियन अलेक्जेंडर के कोनी मारते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मेरे आसपास रहना चाहते हो तो धीरे बोलो। अलेक्जेंडर उसके कंधे पे हाथ रखकर दर्द में बोलता है, विवियन बोलती, मुझे माफ करना रोजेंटा, मैं अपने भाई को जल्दी ही जादूगर ट्रैवल में भेजने की कोशिश करूंगी। ये सुनकर रोज मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सुनने में अच्छा है। मन में सोचती है, लेकिन थियोडोर विवियन अलेक्जेंडर एक साथ मेरी संपत्ति में क्यों आए हैं? दुनिया में क्या चल रहा है? कुछ देर बाद रोज हैरान होकर बोलती, हे भगवान, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे तोहफे और कपड़े होते हैं। विवियन घबराते हुए बोलती, खैर मैंने वो कोट खो दिया जो तुमने मुझे उधार दिया था। मैं सचमुच माफी चाहती हूँ रोजेंटा। ये सुन के रोज मन में सोचती है, मुझे बुरा लग रहा है, वो कोट तो नौकी लाया था। वह बोलती है, विवियन उसका कंधा पकड़ के बोलती है, ये ठीक है। विवियन बोलती है, लेकिन रोज विवियन का हाथ पकड़ के बोलती है, मैं हमेशा दूसरा कोट खरीद सकता हूँ। इतनी समझदारी दिखाने के लिए धन्यवाद। ये सुनकर विवियन बोलती, पक्का? रोज उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, अब हमें कमरे में जाना चाहिए। विवियन उसके पीछे भागते हुए बोलती है, रुको मेरे लिए रोजेंटा। रोज वहाँ से जाते सोचते, सौभाग्य से विवियन यहाँ किसी ऐसे कारण नहीं आई थी जिसके बारे में मुझे परेशान होना चाहिए। दूसरी तरफ कमरे के अंदर एम्परर बोलते, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये सुन के नौक उनकी तरफ देखता है। एम्परर बोलते, बेहद परेशान करने वाला। ये सुन के नौक मुस्कुराते हुए बोलते, ये वाकई बहुत दुख की बात है। और वह उनसे माफी मांगते हुए उनकी चाय में कप डालने की अनुमति मांगता है। नौक ने चाय का कप पूरा भर दिया होता है जिसमें से चाय गिरी होती है। देख के एम्परर
गुस्से से खड़े होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। नोक ठंडेपन से उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम जानते हो मुझे भी आपसे काफी चिढ़न होती है। यह सुन के एम्परर बोलते हैं, अब जाकर तुम्हारा असली रंग सामने आ रहा है। जब तक मैं आराम से पूछ रहा हूँ तक बेहतर होगा कि आप रोजेंटा से दूर चले जाए। नोक बोलता है, अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ तो क्या होगा। एम्परर बोलते, मुझे लगता है शब्दों से बात नहीं बनेगी। ये बोलते हुए वह अपनी तलवार को समन करने लगते हैं और नोक की गर्दन के सामने रखते हुए बोलते हैं, मेरे पास तुम्हें उससे अलग करने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो क्या तुम एम्परर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करोगे। एम्परर की ये हरकत देख के नोक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मेरी ओर से हार्दिक क्षमा, अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो भी ड्यूक मुझे जाने नहीं देगा। यह सुनकर एम्परर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम बदमाश हो। यह बोलकर वे अपना हाथ नोक की तरफ बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ कमरे के बाहर अलेक्जेंडर खड़ा होता है। विवियन उसे देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर उन्हें चुप होने का इशारा करता है। रोज आगे बढ़कर अलेक्जेंडर को रास्ते से हटने के लिए बोलती है, लेकिन अलेक्जेंडर अभी भी वैसे ही खड़ा होता है। यह देखकर रोज विवियन से बोलती है, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उस पर करूंगा। विवियन बोलती है, नहीं। ये सुनकर रोज अपने जादू का इस्तेमाल करती है और उसे पपेट बना देती है। ये होते ही अलेक्जेंडर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर विवियन हैरान हो जाती है। वह रोज को देखने लगती है। रोज उसे परेशान न होने के लिए बोलती है। ये सुनकर विवियन अपना सर हाँ में हिला देती है। रोज उसे कमरे के अंदर चलने के लिए बोलती है। कमरे के अंदर एम्परर अपना सर झुकाकर खड़े हुए होते हैं। मुस्कुराते हुए बोलता है, ड्यूक आप वापस आ गए। रोज जल्दी से एम्परर के पास जाते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी आप बीमार महसूस कर रहे हैं। एम्परर दूसरी तरफ देखते हुए बोलते, मुझे अब जाना चाहिए। ये सुनकर रोज हैरान होकर बोलती, योर मैजेस्टी। जल्दी से वहाँ से जाते हुए बोलती, रोजेंटा मैं योर मैजेस्टी को अलविदा कहने जा रही हूँ, मेरे भाई का ध्यान रखना। उनके जाने के बाद रोज बोलती है, नोक हमारे जाने के बाद ही तुम्हारे और मैजेस्टी के बीच क्या हुआ था। नोक दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रोज उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बेवकूफ बनाना बंद करो। लेकिन तभी वह ये देख के हैरान हो जाती है। नोक के गर्दन पे निशान होता है। जल्दी से उसके पास आकर बोलती है, क्या हिज मैजेस्टी ने आपके साथ ऐसा किया। ये बोलते हुए अपने हाथ नोक की गर्दन पे ले जा रही होती है, लेकिन तभी नोक उसका हाथ पकड़ के बोलता है, ये स्कार्फ से हुआ है। रोज बोलती है, मुझसे झूठ मत बोलो, ये हाथ के निशान है। नोक उदास होकर बोलता है, अगर मैं कहूँ कि ये उससे आया तो आप उसके बारे में और ज्यादा सोचने लगेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप उसके बारे में सोचो, अभी मेरे बारे में सोचो। रोज बोलती है, ठीक है, लेकिन कम से कम उपचार जादू का इस्तेमाल करो। नोक अपने गले पे उपचार जादू का इस्तेमाल करता है। ये देखकर अलेक्जेंडर चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे पता था फिर यह ड्यूक एस्टेल के लिए काम कर रहा था। ये सुन के रोज हैरान होकर अलेक्जेंडर की तरफ देखती है, जो मुस्कुरा रहा होता है उसे देखकर। वह नोक की तरफ देखकर मन में सोचते उसे पता चल गया ये बहुत ही बुरा है। नोक जिसका चेहरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया होता है। अलेक्जेंडर नोक की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, यंग जादूगर जिसने ऋषि की हत्या की, जादूगर के टावर से भागने में कामयाब हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह आप ही हैं, वो महान जादूगर। वो बेचारा इतनी खुशी से बता रहा होता है। ये देखकर तो रोज हैरान हो गई होती है। वह बहुत ही ज्यादा नोक के बारे में बता रहा होता है। वह आगे बोलता है, अगर आप मुझे अपना शिष्य बनने की अनुमति देंगे तो मैं उस व्यक्ति को भी ढूंढ निकालूंगा जिसने चोरी की साजिश रची थी। ये सुन के रोज हैरान हो जाती है। मैं मन में सोचती हूँ उस व्यक्ति का भी आना के किसी न किसी तरीके से रिश्ता जरूर होगा। ये सोचकर वह अलेक्जेंडर की तरफ देखती है और बोलती है, नोक। अलेक्जेंडर की बातों से चिढ़ते हुए रोज की तरफ देखता है। उसको अपना सर हाँ में हिलाते देख कर नोक हैरान होता है। फिर वह मुस्कुराने लगता है। स्टेट रात के वक्त रोज के कमरे में नोक जल्दी से रोज के कमरे में जाता है और वह टेबल पे पानी का बर्तन रखते हुए बोलते है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है ड्यूक। ये बोलते हुए वह रोज के सर पे हाथ रखकर उसे देख रहा होता है। रोज खांसते हुए बोलती है, बुखार के अलावा मैं ठीक हूँ। नोक कपड़े से उसके माथे को पोंछते हुए बोलता है, मैं किसी भी तरह से आपको ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस दुनिया में कोई भी जादू टोना सर्दी जुकाम को ठीक नहीं कर सकता। रोज बोलती है, चिंता मत करो, ये मेरी गलती है। मैं खुद का ख्याल रखने के लिए बहुत ही व्यस्त था। यहाँ बिस्तर पे पड़े रहना और दस्तावेजों के साथ समय बर्बाद करना। नोक बोलता है, चिंता मत करो, मैंने ऑफिस साफ कर दिया है। ये सुन के रोज हैरान हो जाती है। वह जल्दी से बिस्तर पर बैठते हुए बोलती है, तुमने खुद। नोक मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ ये मेरा काम है। रोज बोलती है, ये बहुत ही मुश्किल रहा होगा। उसको इतना परेशान देखकर रोज बोलती है, क्या गलत है। अपना कांपता हुआ हाथ रोज की तरफ बढ़ाता है। इन बीच में ही वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। और मैंने कल्पना की थी, अगर तुम कुछ देर बिस्तर पर लेटे रहोगे तो कैसा महसूस होगा। तुम दर्द में हो और मैं असहाय और कमजोर हो, तुम्हें बचाने में असमर्थ। यह सोचकर मेरा दम घुट जाता है। उसे इतना उदास देखकर रोज बोलती है, नोक। नोक उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोलता है, इसलिए मेरे बिना बीमार मत पड़ना। ये बोलते हुए उसके सामने झुका होता है। रोज अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है, ठंडे हाथों का एहसास अच्छा होता है। ये जादू मेरे लिए भी है। सुबह के वक्त ड्रॉअर खोल के डॉक्यूमेंट को देखते हुए बोलती है, उसने खुद ही इन्हें साफ किया और व्यवस्थित कर दिया। मैं धीरे से बोलती, कितनी बेवकूफ़ी है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। एडम बोलता है, योर ग्रेस आपने कुछ कहा। रोज जल्दी से हड़बड़ाकर बोलती, कुछ नहीं। एडम बोलता है, मैंने वुल्फ की ओर से आज आपको अपडेट दिया है। बोलकर वह डॉक्यूमेंट रोज की तरफ बढ़ाने लगता है। रोज बोलती है, धन्यवाद। लेकिन तभी उसकी नजर एक डॉक्यूमेंट पे जाती है। तो जल्दी से खड़े होकर चिल्लाते हुए बोलती है, एडम गाड़ी तैयार करो, मुझे पैलेस जाना होगा। सीन पैलेस का होता है।
रोज जाते हुए सोचती है। कहानी की शुरुआत में डोइनचन नामक एक छोटे से गांव से होती है। अनजान प्रजाति के कीड़े दिखाई देते हैं। उनकी शक्ति बढ़ती और वह फसलों से लेकर पेड़ पौधे, फूल और खरपतवार सब कुछ खा जाते हैं। आखिरकार ये एक भयानक आपदा में बदल जाता है, जिसमें ग्रामीण भूखे मर जाते हैं। जब तक ये खबर राजधानी में पहुंचती है तो थियोडोर को कड़ी आलोचना को सहन करना पड़ता है। यूरा ही बचाने के लिए आती है। यह स्थान सभी कीटों का सफाया करता है अपनी दिव्य शक्ति से, पूरी तरह से ईश्वर के तरीके से। मुझे भी ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे और नुकसान रोकने के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने यूरा पे जाती है, जो मुख्य महल के सामने खड़ी होती है। रोज बोलती है सेंटेस। यूरा पलट कर उसकी तरफ देखती है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, आपकी मुलाकात एम्प्रेस से हुई थी। यह सुनकर यूरा गुस्से से चिढ़ते हुए बोलती, क्या मैं? फिर वे हंसते बोलते, क्या तुम एम्प्रेस से मिलने वाले किसी व्यक्ति की तरह दिखते हो? यह बोलकर यूरा वहाँ से जाने लगती है। रोज बोलती है, अगर मैंने आपको किसी तरह से ठेस पहुंचाया तो मुझे माफ करें। यूरा वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं मानती हूँ। रोज जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर बोलती है, रुकिए सेंटेस। यूरा अपना हाथ खींचकर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या आपने बिना अनुमति के एक औरत के शरीर को छुआ? आपको क्या लगता है मुझे शिष्टाचार नहीं आता है? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो लेडी मैरीगोल्ड की तरह। रोज कुछ बोलने वाली होती है, इससे पहले ही यूरा चिल्लाते हुए बोलती है, ऐसा दिखावा मत करो कि तुम दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हो, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ तुम लोगों का कोई महत्व नहीं है। यह सुन के रोज बोलती है, मुझे लगता है कि दूसरों को नीचे दिखाने के मामले में आप उतने ही दोषी हैं, वरना आप ये नहीं कहते कि हमारा कोई महत्व नहीं है। और एक सलाह, दूसरों की गैर मौजूदगी में उनके बारे में बात ना करें। यह बोलकर रोज वहाँ से जाते हुए बोलती है, अगर आप मुझे अनुमति दें। यह सुन के यूरा गुस्से से कांपने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आप सबसे बुरे हो। यह सुन के तो रोज भी हैरान हो जाती है। यूरा चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? मैं संत हूँ। रोज यूरा को देखती है, फिर वह अपने चारों तरफ देखते हुए सोचती है, इस बार तो वह मेरी प्रतिष्ठा पर दांव लगा रही है। यूरा चिल्लाते हुए बोलती, मुझे हैरानी है कि क्या योर मैजेस्टी आपके इस रवैये को जानते हैं? वे एम्परर बोलते, बिल्कुल, हमने कई साल एक साथ बिताए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि। और वे अपना सर दूसरी तरफ करते हुए बोलते, मैं उसे किसी और से बेहतर जानता हूँ। रोज मन में सोचते, थियोडोर। इतनी चीख पुकार सुनकर उसे भी बाहर आना पड़ा। यूरा घबराते हुए बोलती, योर मैजेस्टी, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एम्परर उसे नजरअंदाज करके रोज की तरफ जाते हुए बोलते, रोजेंटा तुम बीमार लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? रोज बोलते, ओ मैं ठीक। एम्परर रोज को छूने वाले होते इससे पहले यूरा चिल्लाते हुए बोलती है, उसे छूना मत। यूरा पलट कर रोज को गुस्से से देख रही होती है। रोज मुस्कुराते मन में बोलती, हाँ क्या वह कुछ ज्यादा ही नाटकीय नहीं हो रही है? रोज बोलती है, ठीक है, मेरा यहाँ काम हो गया है, बाद में मिलते। ये बोलकर रोज वहाँ से जाने लगती है। एम्परर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते, रोजेंटा, लेकिन फिर वह शांत हो जाते हैं और वह पलट कर यूरा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे विश्वास है हमें बात करने की जरूरत है सेंटेस। यह सुन के यूरा घबरा जाती है। दोनों बगीचे में आ गए होते हैं। यूरा बोलती, मैं सिर्फ आपके लिए परेशान थी। एम्परर बोलते, क्या आप सुझाव दे रहे हैं? क्या मैं भरोसेमंद नहीं हूँ? यूरा चिल्लाते हुए बोलती, नहीं। वह एम्परर को देखते हुए कांपते हुए बोलती, मुझे भी ऐसा लगा था, युग ने तुम्हें श्राप दिया होगा। एम्परर गुस्से से बोलते, सेंटेस। यूरा अपनी आंख बंद करके चिल्लाते हुए बोलती, क्योंकि जब आप उसके साथ हो आप उससे अपनी नजर नहीं हटा सकते। क्या आपको पता है, मानो आप प्यार में हो। यूरा नहीं चिल्लाते हुए ये सारी बातें बोल दी होती है। एम्परर बोलते, प्यार? यूरा बोलती, हाँ, इसलिए मुझे अजीब लगता है एक आदमी जो दूसरी आदमी से प्यार करता है। एम्परर बोलते, बस। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यूरा बोलती, योर मैजेस्टी। एम्परर वहाँ से जाते हुए सोचते, मुझे स्वीकार करने में बुरा लग रहा है, लेकिन उसकी बातों में दम है। मुझे पूरा यकीन है ये कोई शराब नहीं है जो उसने मुझ पर डाला है। मैं अपने सीने को पकड़ते हुए बोलते, मेरा दिल बहुत ही लंबे समय से धड़क रहा है। दूसरी तरफ रोज महल के बाहर आ गई होती है। वह गाड़ी के अंदर जाते हुए सोचती है, वह सचमुच ठीक से बात करने में सक्षम नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उससे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन तभी वह अचानक ही रुक जाती है। वह पलट कर गेट की तरफ देखते हुए सोचती है, उसकी वजह से मैं थियोडोर को अलविदा भी नहीं कह पाया। मैं इस हालात में जाना नहीं चाहता। रोज गेट के पास खड़े हुए लड़के को बुलाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या आप इसे मेरी ओर से और मैजेस्टी तक पहुँचा देंगे? बोलकर वह उसे हैंकी देती है। वह मन में कहती है, आमतौर पर औरतें भविष्य में सगाई का वादा करने वाले के लिए अपने रुमाल एक दूसरे को देते हैं। रोज गाड़ी में बैठकर बोलती है, मैं इसका सराहना करता हूँ। गाड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है। रोज गाड़ी में बैठकर बोलती है, तो फिर यूरा एक रास्ता नहीं है। अब क्या मेरी शक्ति कुछ ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नोक के जादू के बारे में क्या? नहीं, प्रभाव क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और टावर उसे देख सकता है। आखिरी रास्ता यही बचा है, कीड़ों की पहचान की जाए और पता किया जाए उन्हें कैसे मारा जा सकता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वहीं जाना पड़ेगा। सीन एक घर का होता है। कोई बोलते, स्वागत है आपका सूचना संघ में, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रोज बोलती है, मैं एक जानकारी खरीदना चाहता हूँ। लेकिन तभी आरफ आकर बोलते, योर ग्रेस। रोज जल्दी से पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। आरफ मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे लगा कि जैसे मैंने ये आवाज सुनी हो, सच में यह तुम्हारी आवाज है। मैं मुस्कुराते हुए बोलते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
रोज पलट कर पीछे वाले को देखते हुए बोलती है, ओ मैं। रोज उस आदमी को देखकर मन में सोचती, धिक्कार है, उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ, अब वह मुझे सही जानकारी नहीं देगा, मुझे बाद में आना चाहिए। रोज आरफ का कंधा पकड़ के बोलती है, क्या हम कहीं और चले? देखते गाड़ी वहाँ से चली जाती है। वह दोनों गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। रोज बोलती है, उन दस्तावेजों का क्या? आपका इरादा गिल्ड के साथ संयोग करने का था? आरफ बोलता है, हाँ। रोज बोलती है, अगर उन्हें पता चला कि आप कौन है तो वह आपका शोषण करने की कोशिश करेंगे, इसकी सिफारिश नहीं करता हूँ। आरफ हैरान होकर बोलते हैं, मेरा शोषण? रोज बोलती है, अगर पैसे आता है तो वह कुछ भी बेचने को तैयार है, भले ही वह गलत जानकारी देना हो। इसलिए आमतौर पर कुलीन लोग एक दूत भेजते हैं अपनी पहचान छिपाने के लिए, इस बात को छुपाने के लिए कि उन्होंने गिल्ड का इस्तेमाल किया था। अगर आप गिल्ड के अनुबंध पे साइन करते हैं, इससे गलत धारणा बनेगी कि आप उनके साथ मिली भगत कर रहे हैं, तब कुलीन लोग आपके इरादों पर सवाल उठाएंगे और इस सेवा का उपयोग करने से पीछे हटेंगे। आरव घबराते हुए बोलता, मुझे अधिक सोचना चाहिए था। वैसे आप वहाँ क्यों आए थे? मैं वहाँ इसलिए गया था कि क्या वह इस लेक के कीड़ों के बारे में कुछ जानते हैं? ये बोलकर वह आरव की तरफ एक डॉक्यूमेंट बढ़ाती है। आरव ध्यान से डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगता है। वह हैरान होकर बोलते, हे भगवान, ये कीड़े इस लीवा में हर गर्मी में दिखाई देने वाले ये सब कुछ नष्ट कर देते हैं, वह यहाँ क्यों है? हैरान होकर बोलती, आरव क्या आप उन कीड़ों के बारे में जानते हो? एस्ट्रेल कासल में वह दोनों पहुंच गए होते हैं। रोज बोलती है, कल हम इस बारे में बात करेंगे। आरव बोलता है, हाँ योर ग्रेस। गुड नाइट बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। रोज उसे जाता देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी कोई बोलता है, रोजेंटा। रोज पलट कर देखते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी। एम्परर रोज के पास जाते हुए बोलते, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे। पिछली बार तुमने मुझसे दूरी बना रखी थी। ठीक वैसे तुम गुस्से में चले गए, लेकिन मेरे लिए रुमाल छोड़ गए। रोज रुमाल के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है, लेकिन अभी आपने इतनी तेजी से कार्रवाई कब की? एम्परर रोज का हाथ पकड़ लेते हैं। एम्परर को देखते हुए बोलते, योर मैजेस्टी, क्या सब कुछ ठीक है? एम्परर पहले तो शांत होते हैं, फिर बोलते हैं, क्या हमें एक कारण चाहिए एक दूसरे को देखने के लिए? रोज बोलते, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम तब भी मिल सकते हैं जब कोई कारण हो। सुन के एम्परर मुस्कुराने लगते हैं। एम्परर को मुस्कुराता देख रोज बोलती, योर मैजेस्टी। एम्परर अपने सीने पे हाथ रखकर बोलते हैं, मैं आपसे मिलकर चीजें साफ करने आया हूँ और अब मुझे सच में समझ आ गया है। मुझे ये बात समझ में कैसे नहीं आई, उस नापसंद कौवे को भी ये बात पता है। बोलकर वे मुस्कुराने लगते हैं और वह रोज को देखते हुए बोलते, रोजेंटा, मुझे तुम्हारी परवाह है। ये बोलकर वे उसके चेहरे पे हाथ रखते हैं। रोज को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। रोज बोलते हैं, मुझे आपकी परवाह है योर मैजेस्टी। ये सुन के एम्परर अपना हाथ हटा लेते हैं। वह बोलते, रोजेंटा, मैं लापरवाही से कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी और के कदम उठाने से पहले ही अपना कदम उठा लूंगा। रोज को समझ नहीं आता एम्परर क्या बोल रहे हैं। एम्परर हाथ दिखा कर मुस्कुराते हुए बोलते, देर हो चुकी है, मैं चलता हूँ, आराम करो रोजेंटा। रोज एम्परर को जाता हुआ देखकर सोचती है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि थियोडोर? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं जिस थियोडोर को जानती हूँ वह सबसे अधिक तर्क संगत है और वह व्यक्ति बिल्कुल किताब में बताए गए व्यक्ति जैसा है। ये सोचकर वह मुस्कुराती है और अपने सीने पे हाथ रखकर बोलती, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने कभी ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार सोचा था। मेरी बुद्धि पूरी तरह से जंग खा चुकी होगी। लेकिन अगले दिन का होता है। रोज परेशान होकर बोलती, क्यों माय लॉर्ड, आप सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हैं? अलेक्जेंडर ब्रेड खाते हुए बोलता है, ग्रेस, कृपया मुझे नजरअंदाज करिए। रोज बोलते हैं कि आपको घर नहीं जाना चाहिए, आपका परिवार परेशान होगा। अलेक्जेंडर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जब मैं बाहर आता हूँ तो मेरा परिवार वास्तव में खुश रहता है। ये सुन के रोज चिढ़ते हुए बोलते हैं, फिर भी अब जल्दी जादूगर के टावर की ओर जा रहे होंगे, आपको उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। अलेक्जेंडर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, वह सभी आज अपनी अपनी योजनाओं के साथ बाहर गए थे। रोज अलेक्जेंडर को देखते हुए मन में सोचते हुए, जिद्दी है, मैं आरव से अकेले बात करना चाहती थी रोइचन गाँव के बारे में। तभी नोक सर झुकाकर बोलता है, मैं आपकी गिलास में पानी डालता हूँ। रोज बोलती है, नोक मुस्कुराते हुए रोज को देखता है। रोज उदास होकर बोलती है, आप अभी भी ठीक हुए हैं और काम पे लग गए हैं, आप बाकी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, आप अपने आप पर अत्यधिक दबाव डाल सकते हैं। रोज को अपने लिए परेशान होता देख नोक मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक हूँ, मैं सावधानी बरत रहा हूँ। तभी अलेक्जेंडर टेबल पे हाथ पटक कर खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बीमार थे कब? तो फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं ऐसा कर सकता था। रोज मन में सोचती है, अलेक्जेंडर, उसने नोक के प्रति वफादारी की शपथ ली थी, लेकिन उसे इतना परेशान देखकर अलेक्जेंडर चिल्लाते हुए बोलता है, कम से कम मुझे तुम्हारे पसीने की एक बूंद मिल ही सकती थी। यह सुन के नोक गुस्से से अपनी मुट्ठी बनाकर बोलता है कि मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। रोज बोलती है, मैं इसे संभाल लूंगी, अपने कान बंद कर लो। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर सो गया होता है टेबल पे। उसके जादू की वजह से उसे मार्क्यूस की जागीर में भेजने के लिए बोल दिया होता है। रोज आरव की तरफ देखकर बोलती है, इस गड़बड़ी के लिए माफ करें। आरव जल्दी से अपना सर हिलाकर बोलते हैं, नहीं योर ग्रेस, और वह उसे डॉक्यूमेंट देखने के लिए बोलता है। रोज डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ते हुए सोचती है,
मिट्टी में कवच को बनाने की संख्या और कवच से भली भांति सजाए हुए कंकालों की संख्या, ड्रॉई चेन में दिखाई देने वाले कीड़ों की जानकारी और यहाँ तक कि सीबू नामक मच्छर भागने वाला स्प्रे भी। आरफ खुश होकर बोलता है मेरी माँ ने सीबू भेजा इसलिए वह जल्दी पहुँच जाएगा। सुन के रोज मुस्कुराती है और आरफ को अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलती है, जिससे वह कंकालों का कमांड आरफ को सौंप देती है। आरफ बोलते है धन्यवाद, लेकिन क्यों? रोज बोलते है क्योंकि हम ड्रॉई चेन चाहेंगे तो मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। आरफ बोलता है अच्छा ऐसा है। ये सुन के नोक बोलता है आपका मतलब क्या है? वह घबराते हुए बोलते है योर ग्रेस आप ड्रॉई चेन जा रहे हैं। रोज पलट के नोक की तरफ देखते सोचती मैंने उसे बताया नहीं। वह बोलते क्या लॉर्ड आरफ क्या आप मुझे कुछ पल दे सकते हैं? आरफ के जाने के बाद नोक बोलता है योर ग्रेस आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रोज बोलते अगर मैंने ऐसा किया होता तो तुम मेरे पीछे करने पे अड़े होते। ये मेरा फैसला है जो आपकी भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया है, कृपया इसका सम्मान करें। नोक चिल्लाते बोलते नहीं मुझे इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। रोज उसके चेहरे को सहलाते हुए बोलती है नोक अगर मुझे जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो तुम जादू का इस्तेमाल करोगे जो निशान छोड़े जाएंगे। अगर कोई जादू के प्रति संवेदनशील जादूगर गलती से उनके सामने आ जाए। नोक बोलता है तो यही कारण है। रोज अपना हाथ हटाते हुए बोलती हाँ। नोक जल्दी से मुस्कुराते हुए बोलता है अगर यह मेरे भले के लिए तो मैं सिर्फ इस बार खुद को रोक लूंगा। रोज अपनी नजरें चुराते हुए बोलती है नहीं सिर्फ इस बार नहीं अगली बार भी, हर बार। नोक रोज को घूरते हुए बोलता है अगली बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि इसकी जरूरत ना पड़े। कुछ दिनों बाद आरफ कमरे में आते हुए बोलते योर ग्रेस गाड़ी जाने के लिए तैयार है, अब हमें चुपके से बिना किसी का ध्यान खींचे हुए निकल जाना चाहिए। रोज पलटकर बोलते तो चलिए चलते हैं ड्रॉई चेन गाँव में। स्टोरी यहीं पे खत्म करती हूँ।